आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोनाउन का सेकंड पार्ट। बट अपनी सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे जो अभिनय सर हैं उनकी एक शॉर्ट मूवी है जो उन्होंने मुखर्जी नगर पे बनाई है, यहाँ की स्टोरी पे, जिसका नाम है मुखर्जी नगर मसला। तो वो आप ज़रूर देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत अच्छी एक्टिंग की है, कॉमेडी है, सब कुछ है और वो आप स्टूडेंट्स के लिए ही बनाई गई है। ठीक है, तो वो मूवी ज़रूर देखिएगा। तो आज हम बड़े अच्छे मूड में हैं, तो आज अपनी मूवी रिलीज़ हुई है, तो फ्राइडे को रिलीज़ हुई वो भी। चलिए, तो वो आप ज़रूर देखिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रोनाउन का सेशन 2, जिसमें हम पढ़ेंगे और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। और मैं सोचती हूँ कि मुझे लगता है कि आप लोग प्रैक्टिस भी कर रहे हो, ये नहीं कि सिर्फ कोर्स ले लिया, देख लिए वीडियो और काम हो गया, और फिर जब रिज़ल्ट आता है तब आप लोग बोलते हैं कि मैम ये हो गया, वो हो गया, मिस्टेक हो गई, एरर मीन्स नेगेटिव हो गया। वो मत कीजिएगा प्लीज़, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने ईदर और पढ़ा था, राइट। ईदर नीदर पढ़ा था, एनी और नन हमने पढ़ा था। तो ईदर्स मैंने आपको बताया था, ईदर हमेशा दो के लिए आता है, राइट, और नीदर भी हमेशा दो के लिए आता है। ईदर कहता है दो में से कोई एक, मीन्स कोई प्रत्येक इधर और नीदर नेगेटिव वर्ड्स हैं और ये हमेशा दो के लिए आते हैं। एनी और नन जो है, एनी पॉजिटिव वर्ड है जो मोर देन टू के लिए आता है, नन नेगेटिव वर्ड है ये आता है। ये बात क्लियर है, मैंने आपको समझाई थी, आई थिंक इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा, आप लोगों को पता ही होगा इनफैक्ट। तो अब हम पढ़ेंगे ईदर और जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का काम करते हैं, ठीक है। आपको पता है ईदर और नीदर नॉर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस मीन्स ये सेंटेंस को ज्वाइन करने का काम करते हैं, कंजंक्शन का काम करते हैं। तो जब ईदर और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का वर्क कर रहे हैं, जब ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, एंड दैट केस कि आप वहाँ पे टू वाला रूल अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। मतलब कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होंगे तो वहाँ पे उसका मतलब होगा या फिर ये या कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ईदर और। तो मतलब आप इसमें बोलने का मतलब ये है कि आप उसके साथ मोर देन टू भी आ सकते हैं, ठीक है। हम बोल सकते हैं ईदर दे और वी, या तो यहाँ पे ये ईदर और क्या कहते हैं, या तो या ये, ठीक है। हम बोलते हैं या ये ले लो या वो ले लो, ठीक है। ना तो ये ना तो वो, ठीक है, क्लियर है। तो इधर और कहता है ना, या तो ये या तो वो, और नीदर नॉर कहता है ना तो ये ना तो वो। तो इसमें आप सिंगुलर प्लूरल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, मीन्स यहाँ पे आप मोर देन टू कर लिख सकते हैं, मीन्स आपको कनेक्ट करना है, ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का काम करना है यहाँ पे। तो इधर दे और वी, ठीक है। इधर कार्स और ट्रक, तो आप यहाँ पे ये नहीं देखेंगे कि टू है तो चलो रॉन्ग कर देता, नहीं। मगर अगर इधर किसके साथ आता है, और के साथ, और नीदर आता है किसके साथ, नॉर के साथ, ओके। तो इधर दे और वी, इधर ट्रक्स और कार्स, व्हाटएवर, ठीक है। नेक्स्ट, नीदर यू और वी, ठीक है, ना तो तुम ना तो हम, नीदर सीरीज नॉर मूवीज, तो नीदर सीरीज मुझे पसंद है ना तो मुझे मूवीज पसंद है। मैं बिल्कुल भी मूवीज नहीं देखता, जो मेरे लिए बिल्कुल इनफैक्ट सबसे बड़ा रॉन्ग है। आप सबको पता है कि मैं मूवीज में कितनी एक्सपर्ट हूँ, मैं हमेशा आपको एग्जाम्पल देती हूँ। कई स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं कि मैम आप मूवीज इतना देखते हैं, ठीक है, मुझे अच्छी लगती है मूवीज देखना, आई कैन कनेक्ट विथ मूवीज एंड ऑल। तो मैं आपको लाइव एग्जाम्पल्स, मतलब मैं आपको ऐसे एग्जाम्पल्स देती हूँ जो आपने भी देखे होंगे, तो वो कनेक्ट आसानी से हो जाता है, इसलिए मैं आपको मूवीज़ के देती हूँ। तो बच्चों ने काफ़ी मुझे बोला हुआ है कि मैम मूवीज़ एंड ऑल, चलो कोई बात नहीं, अपने अपने टेस्ट होते हैं सबके। सो ईदर और नीदर नॉर हो गया, क्लियर है। अब आपको एक और बात समझनी है जो हम आगे भी पढ़ेंगे, कि ईदर और नीदर नॉर से जो आपका जो सेंटेंस जो वर्ड होता है, ठीक है, ईदर और नीदर नॉर से जो आपका आप और या नॉर से कनेक्ट करते हैं, ठीक है, ये आपने पढ़ा ही होगा, ईदर और नीदर नॉर, ठीक है। उसमें आपका जो नेक्स्ट वाला जो वर्ड होता है जिससे आप कनेक्ट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आपका वर्ब आता है, ठीक है। मीन्स बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका वर्ब आता है, किसमें, इधर नीदर में, जब वो और से कनेक्टेड या नॉर से कनेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पे वी के अकॉर्डिंग आएगा, इधर वी आर, इधर दे और वी आर, इधर यू और वी आर भी कर सकते हैं या फिर वर कर सकते हैं, इधर कार और ट्रक, ठीक है, इधर कार्स और ट्रक इस कर देते हैं। तो यहाँ पे ट्रक के अकॉर्डिंग आएगा वर्ब, ना कि कार्स के अकॉर्डिंग। अगर कार्स के अकॉर्डिंग होता तो वहाँ पे वर होना चाहिए था या फिर वॉज
आर होना चाहिए था, मगर यहाँ पे ट्रक के अकॉर्डिंग आएगा तो आपका वर्ब यहाँ पे इज होएगा। तो याद रखना ईदर और से जब कनेक्टेड होगा तो आप बाद वाले के अकॉर्डिंग वर्ब लेंगे। तो हमने 2-3 चीज़ें बनी हैं, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, ठीक है। इधर ही और आई हैव टू राइट द सीरीज, ठीक है। इधर ही और आई हैव, तो आई के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब आएगा हैव। आपको लगेगा ही के अकॉर्डिंग यहाँ पे हैज होता तो वो गलत हो जाता, और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं वहाँ पे ही के अकॉर्डिंग वर्ब दिया होता है और आप उसको करेक्ट करना होता है आपको, ठीक है। तो इधर ही और आई हैव टू राइट द थीसिस, या फिर नीदर शी नॉर आई एम टू ब्लेम, ठीक है। तो नीदर शी नॉर के बाद क्या है, आई है, और आई के अकॉर्डिंग क्या आता है, एम। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है, तो स्टूडेंट्स में ध्यान रखना, नीदर शी और आई होगा तो आई के अकॉर्डिंग एम आएगा वहाँ पे, ना कि इज या वॉज, ठीक है। क्लियर है? थोड़ी स्पीड है, चलो कोई बात नहीं, स्पीड से ही तो पढ़ना है, स्पीड से मेन से और स्पीड से जॉब ले लेनी है। फिर आप लोग होंगे कहीं ना कहीं देश के अलग अलग कोनों में जॉब करते हुए, फिर वहाँ से मुझे मैसेज करना कि मैम आपकी कि हमारी कौन सी जॉब लगी है, तो आई बी वेरी हैप्पी। चलो ये बात क्लियर हो गई, तो एक बार रिवाइज करते हैं फटाफट। देखो ईदर और नीदर क्या होते हैं, दो के ग्रुप में आते हैं, ठीक है। दो के ग्रुप में आते हैं, ईदर कहता है दो में से कोई एक, और नीदर कहता है दो में से कोई, ठीक है। उसके बाद हमने ये डिस्कस किया कि इधर अगर और के साथ कनेक्टेड है, नीदर नॉर के साथ कनेक्टेड है, तो बाद वाले जो आपका सब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग वर्ब आता है। और यहाँ पे इधर और जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का काम कर रहे हैं, ना कि प्रोनाउन का। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल का कोई रोल नहीं होगा, ठीक है। क्लियर हो गई बात? चलो आगे बढ़ते हैं। तो शी इज नॉट एसिडियस नॉर आई एम, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट बात करनी है, ठीक है। शी इज नॉट एसिडियस नॉर आई एम, शी डिड नॉट राइट एन एप्लीकेशन नॉर आई डिड, ठीक है। देखो जब आपका सेंटेंस नेगेटिव हो, अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव क्लॉज से स्टार्ट होता है, ठीक है, अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव क्लॉज से स्टार्ट होता है तो आगे जो आपका सेंटेंस आएगा जो नॉर से कनेक्टेड होगा, नीदर नॉर या नेगेटिव वर्ड से कनेक्टेड होगा, तो आप इन्वर्जन करेंगे, ये तो आपको पता है। शी इज नॉट एसिडियस नॉर, यहाँ पे नॉर से आप कनेक्ट करें, नेगेटिव वर्ड से आप अपना क्लॉज स्टार्ट करें, तो आप इन्वर्जन करने वाले हैं। मीन्स आपका इन्वर्जन का मतलब क्या होता है, जैसे नॉर्मल सेंटेंस में हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं और फिर वर्ब लिखते हैं, राइट। आई एम, शी इज, मगर जब भी आप सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड होता है, जैसे कि नॉर या नीदर जो है नेगेटिव वर्ड्स हैं, तो अगर आपका क्लॉज में फर्स्ट पार्ट में नेगेटिव है, तो आगे आप जो नेगेटिव वर्ड से सेंटेंस को स्टार्ट करोगे, देन यू विल डू इन्वर्जन। तो इन्वर्जन का मतलब होता है कि आप पहले वर्ब लिखेंगे एंड देन आप लिखेंगे सब्जेक्ट, ठीक है। क्लियर है ये वाली बात? क्या आप पहले क्या लिखेंगे, आप पहले लिखेंगे वर्ब एंड देन सब्जेक्ट। शी इज नॉट एसिडियस मीन्स वो हार्ड वर्किंग नहीं है, और नॉर आई एम, तो यहाँ पे एरर है, यहाँ पे होगा नॉर एम आई। अंडरस्टूड? शी डिड नॉट राइट एन एप्लीकेशन, तो आपका जो क्लॉज है शी डिड नॉट राइट एन एप्लीकेशन, ये क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। और आगे किससे कनेक्ट किया, नॉर से, जो कि अपने आप में नेगेटिव वर्ड है। तो नेगेटिव वर्ड के बाद आप क्या करेंगे, इन्वर्जन, नॉर डिड आई। अंडरस्टूड? आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा किसी को यहाँ पे। चलो, दे हैव नॉट कंप्लीटेड देयर वर्क नॉर दे विल, ठीक है। दे हैव नॉट कंप्लीटेड नेगेटिव है, सो कंप्लीटेड देयर वर्क, नॉर दे विल क्या होगा, नॉर विल दे, ओके, नॉर विल दे। अंडरस्टूड? तो ठीक है, दे हैव नॉट कंप्लीटेड द वर्क नॉर दे विल हो जाएगा दे नॉर विल दे। तो क्या बात हुई कि जब नेगेटिव सेंटेंस आपका स्टार्ट होगा और आपको आगे कोई नेगेटिव वर्ड मिलता है, देन यू विल डू इन्वर्जन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें इसके से रिलेटेड पढ़नी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपका सेंटेंस अगर नेगेटिव क्लॉज से स्टार्ट होता है एंड सब्जेक्ट नेगेटिव ऑक्सिलरी वर्ब है, उसके आखिरी में आप इधर लिख सकते हैं, ठीक है। इधर इज नॉट अ नेगेटिव वर्ड, बट आपका नेगेटिव क्लॉज से सेंटेंस स्टार्ट होता है एंड से कनेक्टेड होकर आपका सब्जेक्ट, देन अगेन दूसरा क्लॉज होता है, दो क्लॉजेस हैं, ठीक है। तो उसके आखिरी में आप इधर लिख सकते हैं, जिसका मीनिंग कैसे होगा देखते हैं। आई डज नॉट राइट, ठीक है, आई डज नॉट राइट, ही डज नॉट राइट, सॉरी आई डू नॉट होगा, ही डज नॉट राइट एंड आई डोंट ईदर,
ठीक है। तो अगर यही बात को अगर आपको नेगेटिव वर्ड होता वहाँ पे तो आप इन्वर्जन करते, मगर अगर वहाँ पे नेगेटिव वर्ड नहीं है और आप सेंटेंस को सब्जेक्ट प्लस नेगेटिव ऑक्सिलरी वर्ब लिख रहे हैं तब आप करेंगे इधर। ठीक है, नेगेटिव ऑक्सिलरी वर्ब की बात कर रही हूँ, नॉर की बात मैं नहीं कर रही हूँ। तो जो नेगेटिव वर्ड्स हैं, ठीक है, ये ऑक्सिलरी वर्ब है जो नॉट के साथ आ रहा है, नॉट ऑक्सिलरी वर्ब है, इसलिए आपको वहाँ पे ऐसा नहीं कि आपको इन्वर्जन करना होगा। मगर जो वर्ड नेगेटिव होते हैं, ठीक है, जैसे नीदर हो गया, ठीक है, हार्डली हो गया, स्कार्सली हो गया, उसके साथ हम इन्वर्जन करते हैं। तो यहाँ पे हम ये बोल रहे हैं कि ही डज नॉट राइट एंड आई डोंट ईदर, मैं भी, ठीक है। तो यहाँ पे ईदर क्या काम कर रहा है, भी का काम कर रहा है। जब आपको ये बात बोलनी होगी कि मैं भी नहीं करता, तब आप भी का सेंस यहाँ पे होगा ईदर के लिए, तो आप वहाँ पे ईदर लास्ट में लिखेंगे। ठीक है, ही डिड नॉट वॉच दैट वर्ल्ड कप एंड आई डोंट ईदर, तो मैं भी नहीं देखा, उसने वर्ल्ड कप नहीं देखा और मैंने भी नहीं देखा, तो इधर यहाँ पे प्रोनाउन का काम नहीं कर रहा, यहाँ पे वो एम्फेसाइज करके बोल रहा है मैं भी। ठीक है, सो ही डिड नॉट वॉच द वर्ल्ड कप एंड आई डोंट ईदर, तो ये करेक्ट सेंटेंस होगा। आप लोग वहाँ पे ये मत सोचिएगा कि गड़बड़ हो गई, गलत हो गया है। ठीक है, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब आपको आई थिंक कोई डाउट नहीं हुआ इसमें। ठीक है, तो हमने क्या बात की, इधर और नीदर के बारे में दो इंपॉर्टेंट बात की, बट अब उसके बाद हमने और इंपॉर्टेंट बात की है कि अगर आपका सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड से स्टार्ट होता है, फर्स्ट क्लास नेगेटिव है, सेकंड क्लास नेगेटिव वर्ड से स्टार्ट होता है, देन यू कैन डू इन्वर्जन। बट अगर आपका सेंस वहाँ पे इधर का यूज भी के सेंस में चाहिए तो आप उसको आखिरी में लिखते हैं। ठीक है, इस तरह से क्लियर हो गई ये वाली बात। आई थिंक कोई डाउट नहीं किसी को। आगे देखते हैं। तो इनडेफिनेट प्रोनाउन जो होते हैं, ठीक है, इनडेफिनेट प्रोनाउन क्या होते हैं, इनडेफिनेट प्रोनाउन बताते हैं जब कोई आपको डेफिनेट नंबर्स की बात नहीं होती, जब आपके नंबर्स जो होते हैं डेफिनेट नहीं है, वहाँ पे वो नहीं है, क्लियर नहीं है, तो उसे आप इनडेफिनेट प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। तो इनडेफिनेट प्रोनाउन मीन्स जब आपके पास डेफिनेट नंबर्स नहीं है, जब आपके पास प्रॉपर आंकड़ा नहीं होता, आपको नंबर्स नहीं पता, आप सम, एनी, मैनी ये सब कहते हैं, इन दैट सेंस यूज इनडेफिनेट प्रोनाउन। तो इनडेफिनेट प्रोनाउन में ओके ओके तो इनडेफिनेट प्रोनाउन में कुछ इंपॉर्टेंट है वर्ड, जैसे सम, एनी, मैनी, फ्यू, ये आपको पढ़ने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो एरर्स में हो, चाहे वो सेंटेंस इंप्रूवमेंट में हो, क्लोज टू इसमें, मीन्स हर एक सेक्शन में आपका इनका रोल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हमने करना है। तो स्टार्ट करते हैं कुछ इंडेफिनेट प्रोनाउन से। तो फर्स्ट हम करेंगे फ्यू, जो आपके एसएससी का वन ऑफ द फेवरेट वर्ड है, जो बार बार आता है। ठीक है, थैंक यू सो मच साहिल, एंड यू टू, आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस। हमारे सर की वीडियो आई है, हम सब बहुत खुश हैं। चलिए चलिए तो देखते हैं इंडेफिनेट प्रोनाउन। अब हम बात करेंगे फ्यू की। ठीक है, फ्यू और लिटिल बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, कई बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं, और इसका कॉन्सेप्ट आप बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा कि अब इसके बाद आप गड़बड़ ना करें कभी भी। ठीक है, जब भी आप फ्यू या फिर इस टाइप के इंडेफिनेट प्रोनाउन देखेंगे, जो मैं डिटेल में पढ़ा रही हूँ आपको इंडेफिनेट प्रोनाउन, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, एग्जाम में कई बार आता है और इसमें आप डिटेल में पढ़ते नहीं हो और वहाँ पे आप मिस्टेक्स करते जाते हो। ठीक है, तो मत कीजिएगा बिल्कुल भी। चलो, तो इनडेफिनेट प्रोनाउन जो है उसमें फ्यू हम पढ़ेंगे। फ्यू कहता है संख्या में ना के बराबर,
ठीक है। फ्यू मीन्स क्या बताता है, नंबर बताता है, ठीक है। फ्यू क्या बताता है, नंबर बताता है। और फ्यू क्या है, एक नेगेटिव वर्ड है जो बोलता है संख्या, नंबर्स में ना के बराबर, ठीक है। संख्या में ना के बराबर आप इसको लिखेंगे। जब हम संख्या की बात करते हैं, फ्यू बोल रहा है कि संख्या में कितने हैं हमें नहीं पता, मगर जितने हैं ना के बराबर है, ठीक है, वो कहता है फ्यू। तो फ्यू का मतलब हो गया ना के बराबर। अफ्यू, अफ्यू कहता है संख्या में कुछ ही, ठीक है। मैंने बोला कि अ फ्यू बॉयज आर प्रेजेंट, तो मतलब संख्या में कुछ ही बॉयज जो हैं प्रेजेंट है, बहुत कम। देखो फ्यू मतलब अगर मैं बोलूँगी फ्यू बॉयज आर प्रेजेंट मतलब ना के बराबर लड़के आए हैं। अब मैं बोलूँ अ फ्यू बॉयज आर प्रेजेंट तो मतलब कुछ ही लड़के क्लास में प्रेजेंट हैं। द फ्यू मैं बोलूँ संख्या में जो कुछ, ठीक है, संख्या में जो कुछ। तो जब हम संख्या, स्पेसिफिक संख्या की बात करें, द बॉयज प्रेजेंट इन द क्लास आर वेरी नॉटी, ठीक है। तो जो भी मतलब मैं बोलूँगी संख्या में जितने भी बॉयज प्रेजेंट हैं क्लास में वो बहुत ज़्यादा नॉटी हैं सारे, ठीक है। तो संख्या में जितने हैं वो सारे, द फ्यू, ठीक है। तो संख्या कहता है संख्या में जो कुछ जितने भी हैं वो द स्पेसिफिक करके बोल रहे हैं कि उतने पूरे, ठीक है। वेरी फ्यू का मतलब होता है कि संख्या ठीक है। वेरी फ्यू क्या कहता है, संख्या में शायद ही कोई या फिर, मैं यहां लिख रही हूं, या फिर कोई नहीं। तो सेंटेंस के सेंस को समझ के आपको इन्हें अप्लाई करना है, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, वेरी फ्यू, ठीक है। तो वेरी फ्यू कहता है कि संख्या में शायद ही कोई, शायद ही कोई, जब हम शायद होते हैं, क्लियर नहीं होते या फिर कोई नहीं, उस सेंस में हम बोलते हैं वेरी फ्यू। ये भी एक तरह से ना के बराबर है, मगर हम स्पेसिफिक बोल रहे हैं संख्या में शायद ही कोई, ठीक है। एग्जाम्पल देखेंगे, नो फ्यूर देन, ठीक है। नो फ्यूर देन किसके लिए यूज होता है, कंपैरिजन के लिए यूज होता है। जब हम कंपेयर करके बोलते हैं कि संख्या इससे कम नहीं रही होगी, ठीक है, कि संख्या जो है इससे कम जो है नहीं रही होगी। संख्या मतलब कंपेयर करके हम बोलेंगे कि संख्या इतनी ही, इससे कम नहीं रही होगी, तब बोलेंगे नो फियर देन, ठीक है। क्लियर होगी बात, एक बार फिर से देखते हैं। फ्यू कहता है संख्या में ना के बराबर, मीन्स संख्या में ना के बराबर नेगेटिव वर्ड है। अ फ्यू कहता है संख्या में कुछ ही, जिनके कुछ ही लोग हैं। द फ्यू कहता है संख्या में जितने लोग हैं उतने। वेरी फ्यू कहता है कि संख्या शायद ही इतनी रही होगी, मतलब शायद ही कोई, संख्या में शायद ही कोई, जब हम शायद के सेंस में होते हैं। नो फ्यूर देन कहता है संख्या जो है इससे कम नहीं रही होगी, भैया इतनी ही हुई होगी कम से कम संख्या, ठीक है। तो फ्यू समझ में आ गया आपको, अ फ्यू, द फ्यू, वेरी फ्यू, नो फ्यूर देन, आई थिंक आपको क्लियर है। तो चलो, तो अब हम, चलो, तो फ्यू क्लियर हो गया, फ्यू के सारे टॉपिक क्लियर हो गए। और ये प्लीज़ स्टूडेंट लिख लीजिएगा, मैं आपको बोल रही हूँ, नहीं लिखोगे फिर बाद में मुझसे ही सवाल पूछोगे कि मैम यहाँ पे क्यों आया, और फिर आप क्वेश्चंस का आंसर ढूंढते फिरोगे इधर उधर, जो आपको मिलता नहीं। कई बार मैम समझती हैं बात, टीचर्स को भी कई बार नहीं है वो आपको आंसर दे पाते, मगर आप लोगों को जब मैं आपको समझा रही हूँ तो उस टाइम अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोगों को जब मैं आगे प्रैक्टिस कराती हूँ, जैसे कि मैं आप में करवाती हूँ जहाँ भी, तो आप लोग वहाँ पे जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद को आंसर्स आने लगेंगे। और मैं एटलीस्ट इतना एक्सपेक्ट करती हूँ कि जब मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ, जो जो मेरे साथ कोर्स में इनरोल्ड है,
उनको तो फटाफट आंसर्स आने चाहिए। मीन्स जब आपका एक सेशन ख़त्म हो जाएगा और मैं जब प्रैक्टिस लूँगी तो आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका आंसर एकदम स्पीड से आना चाहिए, ठीक है। वेरी फ्यू गर्ल, ओके, देर इज़ फ्यू गर्ल इन आर बैच, ओके, मतलब संख्या में ना के बराबर गर्ल्स हैं हमारी बैच में, ऐसा नहीं है, काफ़ी सारी गर्ल्स हैं, सुरभि है एंड और भी सारी गर्ल्स हैं, ऐसा भी नहीं है। चलो तो ये हमने फ्यू देखा, अब हम देखेंगे लिटिल, ठीक है। अब लिटिल में क्या फ़र्क है, लिटिल बताता है मात्रा, ठीक है। लिटिल कहता है मात्रा, मीन्स क्वांटिटी की जब हम बात करेंगे, जिसे हम मेजर नहीं कर सकते, ऐसे अनकाउंटेबल नाउन जिसे हम मेजर नहीं करते, हम उसकी मात्रा बताते हैं। तो मात्रा में ना, मैं हिंदी को अच्छे से लिखने की कोशिश करती हूँ, आप नोट डाउन कर लेना। मात्रा में ना के बराबर। अब मैंने अपनी राइटिंग इतनी स्पीड कर ली है कि मैं अच्छा नहीं लिख पाती इस चक्कर में, ठीक है। तो लिटिल कहता है संख्या में, सॉरी, मात्रा में ना के बराबर, ठीक है। अ लिटिल कहता है वही वाली बात, मात्रा में कुछ ही, ठीक है। द लिटिल कहता है मात्रा में जो कुछ, ठीक है। नो लेस देन कहता है मात्रा इससे कम नहीं रही होगी, ठीक है। तो जब हम मात्रा की बात करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं जूस, मिल्क या वाटर की बात कर रही हूँ, तो मैं बोलूँगी अ लिटिल वाटर इज इनफ। तो मात्रा में जो थोड़ा सा पानी है वो सफिशेंट है। द लिटिल वाटर इज डिफाइल्ड, तो जितना पानी है ग्लास में, ठीक है, द लिटिल वाटर इन जग इज डिफाइल्ड, तो जो मात्रा में थोड़ा पानी है वो गंदा हो चुका है। नो लेस देन, मात्रा इससे कम नहीं रही होगी, वॉट, ओके, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, नो लेस देन। यहाँ पे हम मात्रा को जब हम कंपेयर करेंगे, कंपैरिजन करेंगे अनकम अनकाउंटेबल नाउन में या फिर सिंगुलर में, जिसको आप मात्रा मेजर करते हैं, उसमें आपको नो लेस देन लिखेंगे, ठीक है। तो अ लिटिल, द लिटिल और नो लेस देन आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो हम देखते हैं आगे। ही हैज़ अ फ्यू या फिर अ लिटिल मनी। अब मनी जो है आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है, जब आप करेंसीज की बात करते हैं तब आप उसे काउंट करते हैं, मगर धन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो धन जो होता है वो अनकाउंटेबल होता है। तो फ्यू आएगा या फिर लिटिल आएगा, ऑफ कोर्स क्या आंसर होना चाहिए आपका, लिटिल, ठीक है। आंसर देना स्टार्ट कीजिए। अ फ्यू, द फ्यू पेन आई हैव आर वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है। तो अ फ्यू या फिर द फ्यू पेन आई हैव, यहाँ पे पेन्स होना चाहिए, ये गलत है। अ फ्यू या फिर द फ्यू पेन्स आई हैव आर वेरी एक्सपेंसिव। तो अब पेन्स हैं तो काउंट किए जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फ्यू आया है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ ही पेन या फिर जो कुछ पेन मेरे पास हैं वो बहुत एक्सपेंसिव है। तो आप किस तरह से बोलोगे, कुछ ही पेन जो है वो एक्सपेंसिव है। नॉर्मल आप बोलोगे कि मेरे पास जो भी पेन है वो बहुत एक्सपेंसिव है, ठीक है। तो क्या आना चाहिए, द फ्यू पेन्स आई हैव आर वेरी एक्सपेंसिव। जितने भी पेन मेरे पास हैं, ठीक है, वो एक्सपेंसिव हैं। मीन्स आपने अच्छे खासे पेन लिए हैं पार्कर के और उससे भी और अच्छे ब्रांड्स के। कई लोगों को शौक होता है बहुत एक्सपेंसिव पेन रखने का, बहुत, इन सब के अपने अपने शौक होते हैं। तो मुझे वॉचेस का शौक है, तो कई लोगों को अच्छे एक्सपेंसिव पेन का शौक होता है। चलो, नाउ अ डे अ फ्यू मूवीज़ हैव गुड स्टोरी। तो आपको पता है कि नाउ अ डेज कुछ ही मूवीज़ होती हैं जिनमें अच्छी स्टोरी होती है, अदरवाइज बॉलीवुड मसाला मस्ती एंड तड़क भड़क के गाने, दैट्स इट, बट स्टोरी देखने को नहीं मिलती। एक अच्छी मूवी की पहचान उसकी एक अच्छी स्टोरी होती है जो लोगों को बांधे रखती है, ठीक है। तो आपको तो मेरे पता है मेरे व्यूज़। तो नाउ डेज
या फिर फ्यू मूवीज हैव अ गुड स्टोरी, तो आज के दोनों में ना के बराबर मूवीज हैं जिनमें स्टोरी अच्छी होती है। अब ऐसा तो नहीं बोलेंगे, बिल्कुल भी नहीं बोल सकते कि बिल्कुल ही नहीं होते, हम बोलते हैं कुछ ही मूवीज हैं जिनकी कुछ अच्छी स्टोरीज होती हैं, ठीक है। तो अ फ्यू मूवीज हैव गुड स्टोरीज, आपको सेंस समझना होगा स्टूडेंट, सेंस के अकॉर्डिंग ही आप वहां पे उसको आंसर कर पाएंगे, ठीक है। क्लियर है ये वाली बात? आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट, आई हैव अ फ्यू या फिर अ लिटिल टैलेंट्स, ठीक है। तो टैलेंट जो है आपके पास अलग अलग टैलेंट होते हैं, ठीक है। डांसिंग का भी टैलेंट हो सकता है, सिंगिंग का भी हो सकता है, जैसे आज हमने अभिनय सर की बात करें तो उनमें टीचिंग का एक टैलेंट है, एक्टिंग का टैलेंट है, एंटरटेनर है, मोटिवेटर है, तो उनके पास वो अलग अलग टैलेंट्स है, अलग अलग, तो हम उनके टैलेंट को काउंट कर सकते हैं। इन दैट सेंस टैलेंट जो होता है वो काउंटेबल होता है, ठीक है। तो अ लिटिल टैलेंट या फिर अ फ्यू टैलेंट, तो मेरे आई हैव मुझ में कुछ ही टैलेंट्स हैं, तो आई हैव अ फ्यू टैलेंट, ठीक है। क्लियर? नो लेस देन या फिर नो फ्यूअर देन 55 पीपल मेक कोरम इन लोकसभा, तो अब बात हो रही है कोरम बनाने की कि 55 पीपल जो होते हैं लोकसभा में कोरम बनाते हैं, मींस एक मिनिमम रिक्वायर्ड ऑफ मेंबर शुड बी प्रेजेंट इन द एट द मीटिंग सो दैट मीटिंग शुड स्टार्ट एंड प्रोसीड, ठीक है। तो नो लेस देन या फिर नो फ्यूअर देन, तो नो लेस देन मात्रा के लिए हो जाएगा, और कोरम अगर हम मेंबर्स की बात करें तो देन वी कैन काउंट दोज मेंबर्स, सो वी से नो फ्यूअर देन 55 पीपल मेक कोरम इन लोकसभा। अंडरस्टूड? तो फ्यू और लिटिल में आई थिंक अब आप कोई गड़बड़ नहीं करने वाले, कोई मिस्टेक नहीं करेंगे और आपके आंसर्स आगे करेक्ट ही आएंगे, ठीक है। क्लियर है? किसी को कोई डाउट? तो इसमें आई थिंक अगर आपको कोई डाउट है तो आप बोल सकते हैं अभी। ओके, नो लेस देन, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ जाए, ठीक है। चलो गुड। आर्यन क्या रिपीट करना है? आई थिंक क्या आपको डाउट है इसमें? नो फ्यूअर देन, ओके, नो लेस। अनीश नो लेस देन नहीं होगा, सी हमें लगता है हम लेस नॉर्मली बोलचाल की भाषा में लिख देते हैं, ओके, कि नो लेस देन होगा, मगर आप लेस जो होता है वो आप क्वांटिटी के लिए लिखते हैं, मगर जब आप नंबर्स की बात करते हैं तब आप फ्यूअर यूज़ करते हैं, फ्यू यूज़ करते हैं। हम नॉर्मली बोल देते हैं बट बहुत सी चीज़ें हम गलत बोलते हैं, राइट? ठीक है, तो क्लियर है आपको ये वाली बात? नो फ्यूअर देन 55 पीपल, नो लेस देन नहीं होगा, ओके। और लिटिल टैलेंट नहीं, लिटिल टैलेंट नहीं होगा, टैलेंट इज काउंटेबल, तो उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पे फ्यू लिखेंगे और फ्यू, ओके। चलो आप लोगों को क्लियर है आई थिंक, अब आपको इसमें कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ जाते हैं। सो ओके, दिस इज रिपीटेड। अब हम पढ़ेंगे ऑल, ठीक है। ऑल भी एक कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा कंफ्यूजन करता है, क्रिएट करता है, तो ऑल के बारे में कुछ डिस्कशन करते हैं कि ऑल क्या कहता है आपको, ठीक है। सी ऑल कहता है संख्या में सभी, ठीक है। ऑल कहता है मीन्स डेफिनेट नंबर्स नहीं देता ये आपको, इसलिए इनडेफिनेट प्रोनाउन है, और सब लोगों के लिए, सब चीज़ों के लिए, सब की बात करते हैं हम जब, तो ऑल आता है, ये तो आपको पता है। ऑल कहता है संख्या में सभी। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो डिफरेंस हमें समझना है। देखो, जब ऑल द वाटर वॉज डिफाइल्ड, ऑल द वाटर, ठीक है, ऑल जब अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है तो वो क्या होता है? सिंगुलर होता है, जब वो कहता है मात्रा में सभी, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी आता है ऑल और कहता है मात्रा में सभी, ठीक है। तो मतलब ऑल जो है आपका मात्रा और संख्या दोनों के लिए आता है, ठीक है। ऑल आपका मात्रा और संख्या दोनों के लिए आता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो जब ये अनकाउंटेबल नाउन मीन्स मात्रा के सेंस में आएगा तो ये कहेगा ऑल द वाटर वॉज डिफाइल्ड, मीन्स पानी जो था, पूरा पानी जो था डिफाइल्ड था, गंदा हो चुका था, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या आएगा?
आपका अनकाउंटेबल नाउन है वाटर, तो यहाँ पे ऑल जो होगा वो सिंगुलर होगा, ठीक है। अनकाउंटेबल के लिए आया है, मात्रा बता रहा है, हम मात्रा को मीन्स वहाँ पे आप सिंगुलर वर्ब लिखते हैं तो वहाँ पे वॉज आएगा, वर नहीं आएगा, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि नॉर्मली हम लोग हिंदी कुछ इंग्लिश ऐसे ही सीख लेते हैं, फिर हमको लगता है ऑल मतलब सभी होता है तो वहाँ पे लगा दो प्लूरल, बट वो गलत हो जाएगा, ठीक है। आपको ये चीज़ समझनी है। ओके, ऑल दैट ग्लिटर इज या फिर आर नॉट गोल्ड। ऑल जब चीज़ों के लिए आता है, ठीक है, थिंग्स के लिए, तब ये सिंगुलर होता है, ये चीज़ आपको समझनी है, ठीक है। ऑल जब चीज़ों के लिए आता है, थिंग्स के लिए आता है, तो ये क्या होता है, ये सिंगुलर होता है। फॉर एग्जाम्पल ऑल दैट ग्लिटर्स, जो भी चीज़ें, ठीक है, जो भी चीज़ें चमकती हैं, हम बोलते हैं ना सब, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, ठीक है। तो जो ज़्यादा दिखावा करते हैं, शो करते हैं, तो वो एट द एंड गिर जाते हैं। इंसान को मॉडरेट रहना चाहिए, ज़्यादा चमकाने से आप उन पे उस टाइम तो बिना विश्वास कर लोगे, बट बाद में नहीं कर पाओगे जब वो गिरेंगे, ठीक है। तो जो कहा जाता है वो सही कहा है शायद बड़े बूढ़ों ने कि सारी हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, ठीक है। तो चलो, ऑल दैट ग्लिटर, तो यहाँ पे चीज़ों की बात की गई है, थिंग्स की बात की गई है, ठीक है। तो चीज़ों की जब बात होगी तब आपका ऑल होगा सिंगुलर, ठीक है। तब हम थिंग्स की बात करते हैं तो ऑल टेक्स सिंगुलर सिंगुलर वर्ब, ठीक है। बट व्हेन वी टॉक ऑल, जब आप लोगों के लिए लिखते हैं, पीपल या फिर लोगों के लिए बात करते हैं, तब लोग जो होते हैं ये आपके लिए, तब ऑल आपका प्लूरल होता है, ठीक है। चीज़ों के लिए, सारी चीज़ें जैसे आप काउंट नहीं कर सकते तो सिंगुलर होगा, मगर सब लोगों को आप काउंट कर सकते हैं इसलिए वो प्लूरल होगा। समझने वाली चीज़ है कि आप सारी चीज़ों की बात करें तो आप उसे काउंट नहीं कर पाओगे, तो आप अनकाउंटेबल करके उसे सिंगुलर रखते हैं, मगर लोगों को आप काउंट कर सकते हैं एट द एंड, तो वहाँ पे क्या होगा, प्लूरल होगा। ऑल माई फ्रेंड्स आर, ठीक है, ऑल माई फ्रेंड्स आर एक्साइटेड फॉर माई वेडिंग, ठीक है। तो सारे मेरे फ्रेंड्स वेडिंग के लिए एक्साइटेड हैं। दो मुझसे सब लोग पूछ रहे हैं कि मैम आप मैरिड हो, तो मैं मैरिड नहीं हूँ अभी, मेरे फ्रेंड्स सारे एक्साइटेड हैं मेरी मैरिज के लिए, ठीक है। जब होगी तो मैं आपको बता दूंगी। तो ऑल माई फ्रेंड्स जो हैं, जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, वो मेरी मैरिज के लिए एक्साइटेड हैं ऑफकोर्स। तो ये बात क्लियर है? ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो क्या मैंने कहा आपको कि पीपल के लिए ऑल जो होता है प्लूरल होता है, बट जब हम थिंग्स के लिए लिखते हैं तो सिंगुलर होता है। ऑल डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग, ठीक है। अब ऑल के लिए एक और बात कि ऑल जो होता है वो नेगेटिव्स के साथ नहीं आता, ठीक है। आप ऑल को नेगेटिव वर्ड्स के साथ नहीं लिखते। तो ऑल आप नेगेटिव के साथ नहीं लिखते। ऑल डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग वो एक गलत तरीका होगा। आपको नेगेटिव लिखना है तो आप लिख दोगे नन सिंग अ सॉन्ग, ठीक है। मीन्स उसको गलत माना जाता है। ऑल के साथ आप नेगेटिव्स नहीं लिखते हैं, ठीक है। ये बात क्लियर है? तो ऑल डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग को आप करेंगे ऑल नन डिड, नन ऑफ देम वेंट, या फिर नन सिंग अ सॉन्ग, इस तरह से आएगा। ये क्लियर हो गई? ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इसको समझ लिए। ऑल नेगेटिव्स के साथ नहीं आता, लिख लीजिए। जो जो चीज़ें मैं आपको इंपॉर्टेंट बताती हूँ, मैं बहुत सारे आपको क्वेश्चंस नहीं करवा सकती इस पे, क्योंकि हमें थोड़ा स्पीड पे चलना है। और अभी जब हम प्री प्लस मेंस की बात, बैच की बात करेंगे, ओके, तब हम उसमें देखेंगे। तो ऑफकोर्स सुधांशु, मैं ज़रूर बुलाऊंगी आपको अपनी शादी में जब होएगी तब, ठीक है। चलो, ऑल ऑफ द गर्ल्स, ऑल ऑफ के बाद, ठीक है, ऑल की, अगर हम ऑल की बात करेंगे, ऑल ऑफ के बाद आप कभी भी नाउन नहीं लिखते, ठीक है। ऑल ऑफ के बाद नाउन नहीं आता, मगर प्रोनाउन आ सकता है, ठीक है। ऑल ऑफ के बाद, ऑल ऑफ के बाद जो नाउन नहीं आता, मगर ऑल ऑफ के बाद प्रोनाउन आ सकता है। तो अगर हम लिखेंगे ऑल ऑफ द गर्ल्स हैव इक्वल राइट, वो गलत होगा। आपको इसको आप लिख सकते हैं ऑल द गर्ल्स हैव इक्वल राइट, वो तरीका सही है,
ठीक है, या फिर ऑल ऑफ देम बोल सकते थे, ऑल ऑफ देम हैव इक्वल राइट्स मीन्स वहाँ पे प्रोनाउन चाहिए, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से लिखोगे, ऑल द गर्ल्स हैव इक्वल राइट। आप ऑल ऑफ द गर्ल्स करके लिखोगे, वो गलत तरीका होगा। तो ये दोनों पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसमें आपको ध्यान देना है। ऑल को अगर हम समराइज करूं तो ऑल सेज की जब वो लोगों के लिए आए तो प्लूरल, मीन्स ऑल जो संख्या और मात्रा दोनों बताता है। जब लोगों के लिए आए तो प्लूरल होगा, जब चीज़ों के लिए आए तो सिंगुलर होगा। ऑल के साथ आप नेगेटिव नहीं लिखते, और ऑल ऑफ के बाद आप कभी नाउन नहीं लिखते, आप वहाँ पे प्रोनाउन लिखते हैं, ठीक है। क्लियर होगी बात? चलिए आगे बढ़े। बोथ, बोथ भी एक तरह से ऑल का भाई है, सारे रूल्स ऑल के लेता है। अब बोथ आर सिंगिंग, ठीक है, बोथ किसके लिए आता है? हमेशा दो के लिए आता है, फॉर टू पीपल, पीपल और थिंग्स वॉट एवर, ठीक है। फॉर टू, तो बोथ हमेशा दो के लिए आता है। तो बोथ आर सिंगिंग्स, बोथ आर सिंगिंग, बोथ, और यहाँ पे ये किसका काम करता है? ये प्रोनाउन का भी काम करता है और डिटरमाइनर का भी फंक्शन करता है, ठीक है। अब बोथ आर सिंगिंग, यहाँ पे बोथ किसका फंक्शन कर रहा है? बोथ यहाँ पे प्रोनाउन का फंक्शन कर रहा है, मीन्स बोथ प्रोनाउन का फंक्शन कर सकता है। मगर कौन प्रोनाउन का फंक्शन नहीं करता, कल मैंने आपको बताया था। तो इसका आंसर आप मुझे दीजिए कि कौन है जो प्रोनाउन का फंक्शन नहीं करता। ओके, तो कौन है जो प्रोनाउन का फंक्शन नहीं करता? इसका आंसर आप देंगे मुझे, एक बार आप चैट को कर दीजिए, ठीक है। ठीक है आदर्श, आप सब आइएगा, आप सारे स्टूडेंट्स को इनवाइट करूँगी, बट अभी टाइम है, टेंशन मत लीजिए। अभी आप लोग एग्ज़ाम दीजिए, अभी मुझे पूरा ध्यान आप लोगों को पढ़ाने में, तो बाद में देखेंगे। फिलहाल आप मुझे बताइए कि किसके बारे में मैंने आपको बताया था कल कि वो प्रोनाउन का फंक्शन नहीं करता। कल डिस्कशन किया था, आपने दोबारा वीडियो देखी होगी, नहीं देखी होगी, याद होगा नहीं होगा, आई डोंट नो। अच्छा, वेरी गुड, साहिल का आंसर करेक्ट आया है। और किसका आंसर करेक्ट, किसी का आंसर नहीं आ रहा, तो चलो साहिल ने आंसर करेक्ट दिया है। एवरी जो है वो प्रोनाउन फंक्शन नहीं करता। एवरी क्यों है? एवरी को वहाँ पे स्पेसिफिक नाउन की ज़रूरत है, वहाँ पे वो नाउन के साथ आता है, डिटरमिनर का फंक्शन करता है, ठीक है। ये बताई थी मैंने आपको बात, ध्यान रखिएगा। बोथ यहाँ पे, बोथ जब दोनों की बात हो रही है तो यहाँ पे दो लोगों की बात होगी, तो बोथ जो है प्रोनाउन का फंक्शन भी करेगा और डिटरमिनर का फंक्शन करेगा। मतलब यहाँ पे बोथ बिना नाउन के, यहाँ पे मतलब क्या है मैं अगर आपको बता रही हूँ कि एक प्रोनाउन का फंक्शन और डिटरमिनर का फंक्शन करता है, तो इसमें डिफरेंस ये है कि बोथ अगर प्रोनाउन का फंक्शन कर रहा है, इन दैट मीन्स, एक सेकेंड, दैट मीन्स कि वहाँ पे ओके तो दैट मीन्स कि वहाँ पे अगर प्रोनाउन का फंक्शन कर रहा है तो मीन्स वहाँ उसके बाद कोई नाउन नहीं आएगा। अगर वो डिटरमिनर का फंक्शन करे तो उसके साथ नाउन आएगा। तो मतलब नाउन जो बोथ है बिना नाउन के नाउन के साथ या बिना नाउन के आ सकता है, ठीक है, क्लियर है। चलो, तो यहाँ पे ये प्रोनाउन का फंक्शन कर रहा है। अगर मैं बोलूँ बोथ लैपटॉप्स आर एक्सपेंसिव, ठीक है, तो बोथ लैपटॉप्स आर एक्सपेंसिव, तो यहाँ पे ये किसका फंक्शन कर रहा है? डिटरमिनर का, कि दोनों क्या लैपटॉप्स जो हैं एक्सपेंसिव है। तो लैपटॉप को क्वालिफाई कर रहा है, बता रहे हैं कौन से, कि दोनों लैपटॉप्स जो हैं एक्सपेंसिव है। तो यहाँ पे डिटरमिनर का फंक्शन कर रहा है। और यहाँ पे बोल रहे हैं बोथ आर सिंगिंग, तो यहाँ पे ये प्रोनाउन का फंक्शन कर रहा है। आपको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, सिर्फ रट्टा रूल्स नहीं चलता, ठीक है। अब देखो ये बात क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट, बोथ बोथ हमेशा किसके साथ कनेक्टेड होता है? पहले एक और दूसरी बात जानते हैं। बोथ हमेशा जो नाउन जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जो दो लोगों के बारे में, दो चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, बोथ हमेशा उसके पहले आता है, ठीक है। बोथ जो है वो हमेशा उसके पहले आता है, बाद में नहीं आता, ठीक है। बोथ जो है आपका नाउन के पहले आता है, बाद में नहीं आता। हम पहले ही डिटरमाइन करते हैं बोथ मतलब ये दोनों, ठीक है। मैं कैसे बोलूँगी? ये दोनों लड़के अच्छे हैं, ठीक है।
अब मैं इसको हिंदी में बोलूँगी, अगर आप सिंपल सी बातें समझने की कोशिश करें, लड़के ये दोनों अच्छे हैं, क्या वो मीनिंग क्लियर होगी? नहीं होगी। हम बोलते हैं ये दोनों लड़के अच्छे हैं, वैसे ही हम बोलेंगे बोथ राहुल एंड मोहित आर गुड, ठीक है। तो बोथ पहले आएगा और फिर उसके बाद आपके जिनके बारे में बात करें, तो बोथ अगर आपको आगे जुड़ा हुआ मिलता है तो वो गलत है, ध्यान रखेगा, ठीक है। तो आप हिंदी से ही समझ लीजिए, रटना नहीं पड़ेगा कि ये दोनों लड़के बहुत अच्छे हैं, ना कि लड़के ये दोनों बहुत अच्छे हैं, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो बोथ बाहुबली एंड भल्लाल देव आर ब्रदर्स, बाहुबली एंड भल्लाल देव बोथ आर ब्रदर्स, ठीक है। तो मैंने अभी आपको क्या समझाया कि बोथ जो है, बोथ भैया पहले आएगा, उसको पहली प्रायोरिटी दो, अदरवाइज वो गलत करा देगा आपका, ठीक है। तो बोथ आएगा पहले, क्लियर होगी बात? आगे देखते हैं। तो बोथ बाहुबली वाला बात हो गई, यहाँ पे एक वाली ये भी बात हो गई। अब नेक्स्ट बात देखते हैं, ठीक है। अब बोथ इज ऑलवेज कनेक्टेड विद एंड, ठीक है। जब ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का काम करते हैं तो बोथ जो है हमेशा किसके साथ आता है? एंड के साथ आता है, मतलब इसका भाई एंड ही है और ये कोई और वर्ड नहीं लेगा। बोथ के साथ सिर्फ और सिर्फ एंड होएगा, परम सत्य मान लो इसको कि बोथ हमेशा एंड के साथ आता है। एज वेल एज अगर आपको मिलता है वहाँ पे एज वेल एज, टू, विथ, टुगेदर, तो ये सारे गलत हैं, पहले ही गलत कर दीजिएगा क्योंकि बोथ का भाई है एंड, और एंड के साथ ही आता है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ बाहुबली एंड बलाल राम, ठीक है, बोथ राम एज वेल एज श्याम आर हार्ड वर्किंग, कि बोथ राम एज वेल एज श्याम आर हार्ड वर्किंग, फटाफट गलत कर दीजिएगा, यहाँ पे एरर है, ठीक है। कि बोथ डिड नॉट तो यहाँ पे क्या आएगा? बोथ राम एंड श्याम आर हार्ड वर्किंग। तो बोथ राम और श्याम, और के लिए आपको चाहिए वहां पे क्या? एंड, ठीक है। इसको हिंदी में समझो। अगर हम बोलते हैं कि दोनों लड़के राम और श्याम अच्छे हैं, अगर मैं इसको ऐसे बोलूं, ये दोनों लड़के राम, उसके अलावा या फिर उसके साथ श्याम भी अच्छा है, तो हिंदी में भी वो गलत हो जाएगा, ठीक है। आप इसको हिंदी से याद कर सकते हैं, आपको आसानी से याद हो जाएगा, कोई रटने वाली चीज़ नहीं लगेगी। कि बोथ जो है कि राम और श्याम, तो और चाहिए, और के लिए हम लिखते हैं एंड, ठीक है। ईजी है कि नहीं? चलो, ये वाली बात क्लियर हो गई कि बोथ हमेशा एंड के साथ आता है क्योंकि उसको और चाहिए, ओके। अब बोथ डिड नॉट कम टू एन एग्रीमेंट, अगेन बोथ जैसे कि मैंने आपको बताया किसका भाई है? बोथ भाई है किसका? ऑल का, जो अपने साथ नेगेटिव नहीं लेता, ठीक है। बोथ अब भी अपने साथ नेगेटिव नहीं लेता है। तो बोथ ऑफ द बोथ डिड नॉट कम टू एन एग्रीमेंट, तो बोथ डिड नॉट कम टू एन एग्रीमेंट गलत होगा, आपको यहाँ पे करेक्ट करना होगा। और बोथ की जगह ऐसा कौन सा वर्ड है जो दो लोगों की बात करता है और नेगेटिव होता है? कौन सा वर्ड है स्टूडेंट्स, ज़रा बताइएगा कि जो दो लोगों की बात करता है और नेगेटिव होता है, आपको पता होगा। कौन सा वर्ड है? आदर्श, सुधांशु, बताइए ज़रा कि कौन सा ऐसा वर्ड है जो, ओके, ईदर, ईदर अनीश पॉजिटिव वर्ड है, मुझे चाहिए नेगेटिव वर्ड, और दो लोगों के बीच में क्या होना चाहिए? ऑफ कोर्स आदर्श इज करेक्ट, तो नीदर जो है वो करेक्ट है, राइट। हाँ अनीश, अब ठीक है आपका कि नीदर मीन्स दो की बात हुई और नेगेटिव भी है, तो वो क्या है? नीदर। और अगर दो से ज़्यादा की बात होती है, ठीक है, दो से ज़्यादा की बात हो रही है और नेगेटिव चाहिए, तो ऑल के बदले हमने क्या रखा था? नन रखा था, ठीक है। क्लियर है ये वाली बात? ठीक है। तो बोथ जो है नेगेटिव के साथ नहीं आता, नीदर केम कम टू एन एग्रीमेंट, ठीक है। क्या होगा? नीदर कम टू एन एग्रीमेंट, यहाँ पे नीदर के साथ नॉट नहीं लगाना पड़ेगा क्योंकि वो ऑलरेडी नेगेटिव है, ठीक है। आगे
वन मोर थिंग अबाउट बोथ, अब बोथ के बारे में भी एक और इम्पॉर्टेंट बात हमें ये पढ़नी है कि बोथ के साथ भी नाउन नहीं आता, ठीक है, बोथ के साथ भी नाउन नहीं आता, सॉरी बोथ ऑफ के साथ, ठीक है, बोथ के साथ भी नाउन नहीं आएगा, मगर वहाँ पे अगर प्रोनाउन है तो वो ठीक है। बोथ ऑफ द स्टूडेंट्स आर वर्किंग हार्ड टू अचीव देयर गोल्स, तो गलत हो जाएगा। बोथ द स्टूडेंट्स आर वर्किंग हार्ड टू अचीव देयर गोल्स, ठीक है, ठीक है। बोथ ऑफ माई फ्रेंड्स इज स्टडिंग, तो ये हो जाएगा बोथ माई फ्रेंड्स इज स्टडिंग, ठीक है, बोथ माई फ्रेंड्स आर स्टडिंग। एंड यहाँ पे क्या होगा, बोथ of them are studying, ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जब हम बोथ की बात करेंगे और बोथ ऑफ से कनेक्टेड है तो आप वहाँ पे क्या करेंगे, तो आप वहाँ पे क्या करेंगे, बोथ के साथ अगर ऑफ है और वहाँ पे जो अगर वहाँ पे नाउन है, ठीक है, अगर वहाँ पे नाउन है जिसमें स्टूडेंट्स को चेंज नहीं कर सकती तो मैं ऑफ हटा दूंगी, मैं लिखूंगी बोथ द स्टूडेंट्स। बट अगर वहाँ पे मेरे पास प्रोनाउन का ऑप्शन है, मगर वहाँ पे मीन्स नाउन है और प्रोनाउन जिसमें मैं चेंज करके प्रोनाउन कर सकती हूँ, तो वहाँ पे आप प्रोनाउन लिखेंगे, ठीक है। बोथ ऑफ देम इज, बोथ ऑफ देम आर स्टडिंग हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। क्लियर हो गई बात, किसी को कोई डाउट नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बता दी जो बहुत एग्जाम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, काफ़ी सारे कन्फ्यूजन है। अब हम पढ़ेंगे मच, और ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे मच। अब मच भी तीनों फंक्शन करता है, कौन कौन से फंक्शन करता है, एक तो वो प्रोनाउन का फंक्शन करता है, मीन्स मच जो है प्रोनाउन के लिए भी आता है, नाउन की जगह आता है। एडजेक्टिव डिटर्मिनर मीन्स डिटर्मिनर का भी काम करता है, और प्लस डिग्री ऑफ कंपैरिजन में भी आप मच लिखते हैं, ठीक है। डिग्री ऑफ ओके, डिग्री ऑफ कंपैरिजन में भी आप मच लिखते हैं। तो तीनों रोल प्ले करता है जिसको हम अभी धीरे धीरे समझते हैं। देखो, जब मैं बात करती हूँ प्रोनाउन की, मतलब वहाँ पे नाउन नहीं आएगा, वो नाउन की जगह आएगा, तो मैं बोल सकती हूँ मच वॉज ईटन। अब मच की एक और बात है सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं बताना भूल गई, मच जो आता है वो मात्रा के लिए आता है, और अनकाउंटेबल मतलब जिसे आप काउंट नहीं कर सकते, तो जिसे आप काउंट नहीं कर सकते मतलब मात्रा में के लिए आता है और कहता है मात्रा में बहुत, ठीक है। क्या कहता है मच, मात्रा में बहुत, बहुत बहुत जो भी है, ठीक है। तो ये कहता है मात्रा में बहुत ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा, मगर मात्रा में अनकाउंटेबल्स के लिए आता है, काउंटेबल नाउन के लिए नहीं आता, ठीक है। तो मच जो है यहाँ पे बोल रहा है मच वॉज ईटन, मतलब बहुत सारा फूड जो है वो खाया गया है, फूड अनकाउंटेबल में है, इसलिए हमने यहाँ पे मच लिखा है। और ये किसका रोल प्ले कर रहा है, यहाँ पे ये प्रोनाउन का रोल प्ले कर रहा है। मच वॉज ईटन मतलब बहुत सारा खाना खाया गया, ठीक है। अब मैं इसको डिटर्मिनर की तरह भी लिख सकती हूँ, देयर इज मच जूस, ठीक है। तो जूस हमारा क्या है, यहाँ पे नाउन है, और कौन सा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है जिसे आप काउंट नहीं कर सकते, मात्रा की ज़रूरत है। और मच यहाँ पे बताएगा कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, काफ़ी ज़्यादा जूस था बॉटल में, काफ़ी ज़्यादा जूस है बॉटल में, ठीक है। यस, ये करेक्ट है सुधांशु। आप अगर बोथ ऑफ माई फ्रेंड्स लिखोगे तो वो गलत हो जाएगा, बोथ माई फ्रेंड्स आर स्टडिंग इज करेक्ट, चलेंगे। चलो, सो देर इज मच जूस इन द बॉटल, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये जूस के क्या है, अनकाउंटेबल है, और उसके अकॉर्डिंग मच आया जो बोल रहा है मात्रा में बहुत सारा जूस है, तो ये करेक्ट है। यहाँ पे ये किसका फंक्शन कर रहा है, डिटर्मिनर का। मच मनी वॉज वेस्टेड ऑन इलेक्शन कैंपेन्स, तो आपको पता है बहुत ज़्यादा पैसा वेस्ट किया जाता है इलेक्शन में, तो पता ही है आपको। पानी की तरह बहाते हैं पैसे, इधर उधर से लेते हैं सारे पॉलिटिशियंस, और फिर उनको ही क्या करते हैं, उनको फेवर्स देते हैं कि नहीं देते, देते हैं ऑफकोर्स, उनको बड़े सारे फेवर्स दिए जाते हैं।
और अभी तो मैंने सुना था कुछ कि इन इलेक्शंस आ रहे हैं तो मेट्रो फ्री हो जाएगी। तो ये सारे अलग अलग के तरीके जो हैं अपनाए जाते हैं। और कॉमेडी भी बहुत होती है इलेक्शन के टाइम पे। आप देख लेंगे अगर कुछ कॉमेडी वीडियोस, अगर आप पार्लियामेंट की कुछ इंपॉर्टेंट कुछ ऐसी कॉमेडी वीडियो देखोगे तो कपिल शर्मा भी भूल जाओगे, इतने फनी है हमारे पॉलिटिशियंस। ठीक है, आप लालू प्रसाद यादव की बात कर लीजिए, इतनी अच्छी स्पीच देते हैं वो इंग्लिश में कि बस दिल खुश हो जाता है ना। चलो, तो मनी की बात कर रहे हैं तो मनी जो है अनकाउंटेबल है, बताया मैंने। तो मच मनी मीन्स काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, काफ़ी ज़्यादा जो मनी है वेस्ट कर दिया गया कहाँ पे, इलेक्शन कैंपेन में। ठीक है, क्लियर हो गई बात? अभी तक क्लियर है? प्रोनाउन का रोल क्लियर है और एडजेक्टिव डिटरमिनर का मीन्स डिटरमिनर का रोल क्लियर है, यहाँ पे कोई डाउट नहीं है आई सपोज आपको। अब देखते हैं हम आगे। चलो, अब हम बात करते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन की। जब हम कंपेयर करके बोलते हैं, ठीक है, जब हम कंपैरिजन करते हैं, और कंपैरिजन किस में करा जा रहा है, मात्रा में। जब कंपैरिजन मात्रा में किया जा रहा है कि इतना और उतना में बोला जा रहा है कि कौन सा ज़्यादा है या कम है, कंपैरिजन हो रहा है और हम वहाँ पे मच लिख सकते हैं, मात्रा वहाँ पे एम्फसाइज करके कि मात्रा बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जब हमें एम्फसाइज करना हो कि मात्रा काफ़ी ज़्यादा है, कंपेयर करने के सेंस में अगर मैं बोलूँ आईफोन इज़ मच बेटर देन ओप्पो, ठीक है, तो आईफोन जो है मच बेटर है किससे, ओप्पो से। तो हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं, या मैं बोलूँ खाली इस मच अनकाउंटेबल की मैं बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, अनकाउंटेबल के लिए नहीं, यहाँ पे कंपैरिजन के जब आप मच लिखते हैं, आप कंपैरेटिव डिग्री के साथ मच लगाते हैं, तब वो बोलता है कि मीन्स जो डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे अनकाउंटेबल की बात नहीं है, यहाँ पे कंपैरिजन की बात है। वो गलती हो गई कि वहाँ पे जब कंपैरिजन की बात करेंगे तो हम मच जब लगाते हैं कंपैरेटिव के साथ, तब वो कहता है कि भाई जो डिफरेंस है दोनों के बीच में वो काफ़ी ज़्यादा है। अब मैं बोलूँगी मच बेटर है, तो ऑफकोर्स आईफोन जो है ओप्पो के से बहुत ज़्यादा बेटर है। आईफोन और ओप्पो का मुकाबला नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, राइट। ओके, ओके, तो सुधांशु आपने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था, वी रिमेन कंसर्न दैट द बर्मीज गवर्नमेंट हैज टेकन नो एक्शन टू होल्ड अकाउंटेबल दोस रिस्पॉन्सिबल द ह्यूमन राइट। तो आप खुद सोचिए, आपने मुझसे इसका टेंस पूछा था, देखो कि उन्होंने ना पहले इसका रेस्ट ऑफ द पार्ट भी मैंने पढ़ा था। आप इसको खुद समझिए कि जो बर्मीज गवर्नमेंट है, जो उन्होंने अभी ना पहले लिया है और ना अभी भी ले रहे हैं, जो आपका रेस्ट ऑफ सेंटेंस मैंने पढ़ा था इफ़ आई रिमेंबर, और आगे भी मीन्स ना उन्होंने पहले लिया है और अभी प्रोसेस में भी वो नहीं ले रहे, तो आपका क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो जाएगा, जितना मैंने पढ़ा था। अगर आपने बाकी जो अभी सेंटेंस भेजा है उसके अकॉर्डिंग ये प्रेजेंट परफेक्ट होगा। ठीक है, कि पास्ट में भी उन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया और अभी आगे भी नहीं ले रहे हैं, प्रेजेंट में भी नहीं ले रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात? चलो, अब हम पढ़ते हैं कि आईफोन इज मच बेटर। तो आईफोन ऑफकोर्स ओप्पो से कंपेयर करें तो मच बेटर है। मैं बोलूँ खाली मच स्ट्रॉन्गर दैन द जॉन सिना। तो जॉन सिना जो है उससे जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, खाली मतलब 7 फीट हाइट आई सपोज, मतलब अच्छे खासे तगड़े हैं, मैंने देखा है खली को पर्सनली, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा हाइट है, उनके हैंड्स भी अपने आप में मतलब वो लगता है कि वो जो एक्चुअली जो डायलॉग है सनी देओल वाला कि 2.5 किलो का हाथ, वो एक्चुअली वो हाथ को देख के लगेगा कि भाई ये पड़ेगा तो ख़त्म, मतलब ये रख भी दिया बंदे ने तो हम ख़त्म। इस तरह से मैंने देखा है, उनको बहुत बड़े बड़े हाथ हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, तो मच स्ट्रॉन्गर है, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है उनके बीच में, तो हम लिखेंगे मच स्ट्रॉन्गर। ठीक है, आगे देखते हैं। तो आप मच लिखते हैं कंपैरेटिव डिग्री में, आप जब डिग्री ऑफ कंपैरिजन में आपको उस कंपैरिजन का लेवल थोड़ा बढ़ाना हो तब। ठीक है, ये बात हो गई। अब इंपॉर्टेंट चीज़ देख लीजिए, एग्जाम में आती है, कंफ्यूजन क्रिएट करती है। तो मच जब वर्ब के साथ आता है, ठीक है, मच जो है वर्ब के साथ आता है जब आपका वर्ब कौन से फॉर्म में होता है, वर्ब के थर्ड फॉर्म में होता है। ठीक है, मगर वेरी जो होता है, जो आपने मच और वेरी में कंफ्यूजन होता है, वेरी जो होता है आपका एडजेक्टिव के लिए आता है या फिर आपका वर्ब प्लस आईएनजी के साथ आता है। ठीक है, तो जब आपको कंफ्यूजन हो कि मैं यहाँ पे मच लिखूँ या फिर मैं यहाँ पे वेरी लिखूँ, तो आपको याद रखना है कि मच वर्ब के साथ आएगा तो वर्ब थर्ड फॉर्म में होना चाहिए, और अगर वहाँ पे
और अगर वेरी आएगा तो वेरी एडजेक्टिव के लिए आएगा और यहाँ या तो फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म पे, सॉरी आईएनजी में आएगा। देखो सुधांशु, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब क्या होता है? परफेक्ट टेंस का मतलब होता है काम जो पास्ट में, पास्ट जब आप पास्ट की चीज़ और प्रेजेंट की चीज़ को मिलाते हैं, ठीक है, कोई काम पास्ट में स्टार्ट हुआ और वो काम अभी भी चल रहा है तो वो होता है आपका परफेक्ट टेंस। ठीक है, परफेक्ट क्या कहता है कि काम जो पास्ट में स्टार्ट हुआ वो कंप्लीट होके उसका एग्जिस्टेंस प्रेजेंट में भी है। तो आप कंसर्न है, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, वी रिमेन कंसर्न, ये तो पास्ट टेंस है, ये पास्ट टेंस नहीं है, कि हम कंसर्न है कि जो गवर्नमेंट है वो पास्ट में भी एक्शन नहीं ले रही थी और अभी भी एक्शन नहीं ले रही। ठीक है, और जब आप पास्ट परफेक्ट की बात करेंगे तो आपका जो वर्ब होगा वो वर्ब के थर्ड फॉर्म में ही होता है। ठीक है, इसलिए वो कंसर्न्ड है। क्लियर होगी बात? चलो आगे देखते हैं। तो ये बात क्लियर हो गई कि वेरी की जब हम बात करेंगे तो एडजेक्टिव या वर्ब के वर्ब आईएनजी के साथ होगा और मच जो होगा वो वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ होगा। बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है स्टूडेंट्स, अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ये एग्जाम में बहुत कंफ्यूज करता है, स्पेशली क्लोज टेस्ट में। क्लोज टेस्ट में आपको मच, वेरी, मोर इस तरह से दिया जाएगा और आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो द बैन ऑफ टिकटॉक हैज़ बीन मच डिस्कस्ड। तो ये तो डिस्कस हुआ ही था, मैंने कल ही बताया था आपको कि जब टिकटॉक बैन हुआ था तो आधे लोग सदमे में थे कि अरे अब हम क्या करेंगे, टाइम पास कैसे होगा, पढ़ना तो हमें है नहीं और भी बहुत सारे काम है वो तो हम करेंगे नहीं। मगर टिकटॉक में जो हीरो हम बन चुके हैं, जो हीरो हीरोइन हम बन चुके हैं, क्योंकि सब अपने आप में मूवीज़ बन चुके हैं टिकटॉक एक तरह से अगर हम देखा जाए तो, लोगों के जिस तरह से मूवीज़ प्ले बना मतलब जो भी बनाते हैं वो अपने आप में अब लोग हीरो हो चुके हैं, हीरोइन बन चुके हैं, उनको अब ज़रूरत नहीं है डायरेक्टर की। ठीक है, किसको रिपीट करना है आदर्श? मच के साथ आपका जो वर्ब होता है वो वर्ब के थर्ड फॉर्म में होता है। अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो वहाँ पे मच होगा, और अगर वहाँ पे वेरी, जहाँ पे वेरी आना चाहिए तो आगे आपका सेंटेंस जो होगा, अभी हम डिस्कस करें, वेरी या तो एडजेक्टिव के लिए आएगा या फिर वर्ब प्लस आइन जाएगा। अभी हम डिस्कस करें, द बैन ऑफ टिकटॉक हैज़ बीन मच डिस्कस। तो डिस्कस क्या है? आपका एक एक्शन है। ठीक है, कोई काम हो रहा है, वहाँ पे कुछ काम होने की बात चल रही है, डिस्कशन जो है वहाँ पे कुछ एक्शन हो रहा है, तो एक्शन वर्ब के थर्ड फॉर्म में होगा और इसके साथ आप मच लिखेंगे। आप यहाँ पे ये नहीं लिखेंगे द बैन ऑफ टिकटॉक वॉज हैज़ बीन वेरी डिस्कस, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, द इलेक्शन हैज़ बीन मच एनालाइज, तो इलेक्शन को आपने बहुत एनालाइज किया है कि भाई क्यों हमारे मोदी जी जीते हैं और क्यों कांग्रेस इतनी ज़्यादा पीछे रह गई है। ठीक है, तो आप उसका एनालिसिस कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या है? एक्शन है। क्लियर हो गई बात? तो यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है और यहाँ पे वर्ब है, एक्शन है, तो इसलिए मच आएगा। मगर मैं बोलूँ आई एम वेरी टायर्ड, अब टायर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव है ना कि वर्ब, मीन्स टायर्ड कोई काम नहीं है, कोई एक्शन नहीं हो रहा। ठीक है, यहाँ पे ये एडजेक्टिव है तो इसलिए आएगा वेरी। ठीक है, आई एम वेरी टायर्ड, आई एम मच टायर्ड नहीं होगा। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड, अब डिसअपॉइंट आप यहाँ पे कोई एक्शन नहीं कर रहे हैं, राइट, आप यहाँ पे कोई भी एक्शन नहीं कर रहे, कोई काम नहीं कर रहे, तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है, तो ये क्या है? आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। ठीक है, तो क्या आएगा? वेरी। या तो फिर जब आपका वर्ब होगा द म्यूजिक वॉज वेरी प्लीजिंग, ठीक है, तो वर्ब के जब आईएनजी में होगा तब आप वेरी लिखेंगे ना कि मच, तो द म्यूजिक वॉज वेरी प्लीजिंग। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस था जो मैंने आपको समझाना था। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि कंपैरेटिव के साथ हम मच का यूज़ करते हैं उस कंपैरिजन के लेवल को बढ़ाने के लिए। मच जब आपके वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ होता है, ठीक है, मच वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ ही होता है। वेरी जो होता है वो या तो एडजेक्टिव के लिए आता है या तो फिर वर्ब प्लस आईएनजी मींस जेरेंट के लिए आता है। ठीक है, मच ऑफ द हाउस वॉज ब्रोकन। देखो मैंने आपको क्या कहा कि मच जो है, ठीक है, अगर हम मच कंपैरिजन को हटा के बात करें तो मच मात्रा बताता है। ठीक है, तो वो किसके लिए आता है? अनकाउंटेबल नाउन के लिए आता है। तो अगर मैं ये वाला क्वेश्चन देखूं, अगर मैं ये सेंटेंस देखूं, मच ऑफ द हाउस, तो हाउस तो है तो अनकाउंटेबल नहीं है, वो तो काउंटेबल है। मैं हाउस को काउंट कर सकती हूँ, 4 घर, 5 घर, 10 घर, तो हाउस तो काउंट किए जा सकते हैं। तो ये फिर क्यों आए हैं काउंटेबल नाउन के सामने? फॉर एग्जाम्पल मच ऑफ द सिटी, तो ये सिटी के सामने आए हैं,
तो क्यों आए? अब आपको इसको सेंस को समझना होगा। मच ऑफ द हाउस वॉज ब्रोकन, तो घर का बहुत सारा हिस्सा जो है वो टूट गया था। अब आप उस हिस्से को, मच ऑफ द पार्ट, जिस पार्ट को आप गिन नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते, उसकी मात्रा बता सकते हैं इतना या उतना, तो इस सेंस में मच आया है, जो कि करेक्ट है। ठीक है, तो आप ऐसा मत सोचिएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मच जो होता है अनकाउंटेबल के लिए यूज़ होता है, तो आप जहाँ भी देखेंगे कि अनकाउंटेबल नहीं काउंटेबल है, तो आप उसको गलत कर देंगे, वहाँ पे आप गलत हो जाएंगे। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई? वहाँ पे आपसे गलती हो जाएगी। आपको ये चीज़ समझनी है कि वहाँ पे वो किस सेंस में यूज़ हुआ है। ओके, तो मच ऑफ द हाउस वॉज ब्रोकन, घर का बहुत सा पार्ट जो है, हिस्सा जो है वो टूट गया, जिसको आप काउंट नहीं कर पा रहे, आप सिर्फ मात्रा में बता सकते हैं। ठीक है, मच ऑफ द सिटी वॉज सीन, अब आप आओगे दिल्ली या फिर आप मुंबई जाओगे, तो आप लाल किले देखोगे, मतलब कभी नॉर्थ दिल्ली कभी साउथ दिल्ली घूमोगे, या फिर मुंबई जाओगे तो नॉर्थ मुंबई साउथ मुंबई इस तरह से घूमोगे, तो आप बोलोगे कि मैंने दिल्ली का बहुत सारा हिस्सा जो है देख लिया है। ठीक है, आप ऐसे तो नहीं बोलोगे कि दिल्ली का का मतलब एक पार्ट देख लिया है, दो पार्ट लिया, आप गिन नहीं सकते। राइट, तो आप यहाँ पे सिटी के लिए यूज़ नहीं कर रहे, आप बोल रहे हो कि आपने सिटी का बहुत मीन काफ़ी सारा पार्ट जो है वो देख लिया है। ठीक है, उस सेंस में हमने यहाँ पे मच यूज़ किया है। ये बात क्लियर हो गई? आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो मच अगर मैं आपको कहती हूँ कि मच अगर अनकाउंटेबल के लिए आता है, मात्रा के लिए बताता है, तो आपको समझना है कि मात्रा अगर वहाँ पे काउंटेबल आता है तो उसका सेंस वहाँ पे क्या है। क्लियर? तो यहाँ पे हाउ ब्रोक, इस ब्रोकन के लिए या फिर सिटी व सीन के लिए यहाँ पे ये करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट, मच द सुपरलेटिव। ठीक है, तो जो आपकी सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी आप लिख सकते हैं, मींस आपकी सुपरलेटिव डिग्री, जैसे हम बोल रहे हैं शी इज़ मच द बेस्ट एक्ट्रेस इन बॉलीवुड, नॉर्मली हम ये बोलते नहीं हैं इस तरह से, मच को सुपरलेटिव के साथ लिखते नहीं, मगर ग्रामेटिकली ये करेक्ट है। ओके, अब यहाँ पे मच द सुपरलेटिव कहता है कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे अच्छा है। ठीक है, सुपरलेटिव तो है मगर मच है, मात्रा में बहुत ज़्यादा। मैं बोलूँगी शी इज़ मच द बेस्ट एक्ट्रेस इन बॉलीवुड, कि बॉलीवुड की सबसे अच्छी एक्ट्रेस है। ठीक है, अभिनय सर इज मच द बेस्ट टीचर इन मुखर्जी नगर, तो मैं बोलूँगी कि मुखर्जी नगर के सबसे बेस्ट जो टीचर है, सबसे हटके हैं और बेस्ट में भी बहुत अच्छा लेवल है, तो वो हो जाएगा मच द सुपरलेटिव। ठीक है, बात क्लियर हो गई? चलो, तो ये बात क्लियर हो गई, इसमें कोई डाउट नहीं है आप लोगों को? आगे बढ़े, तो मच द सुपरलेटिव अगर आपको मिलता है तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि मच तो हम कंपैरेटिव डिग्री के साथ यूज़ करते हैं, तो गए नहीं, मच सुपरलेटिव के साथ भी यूज़ हो सकता है, मच द प्लस सुपरलेटिव आ सकता है। ठीक है, आगे, मच अनकाउंटेबल नाउन, अभी मैंने आपको बताया मच ऑफ द बुक वॉज रीड। देखो, अब मैंने आपको यहाँ पे मच प्लस अनकाउंटेबल नाउन की ये वाली बात मैंने आपको बता दी, एक बार फटाफट रिवाइज कर फिर से बोल देते हैं कि मच जो है यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन के लिए आता है, मैंने बता दिया। अब मैंने बोला मच ऑफ द बुक, ठीक है, तो बुक तो अनकाउंटेबल नहीं है, काउंटेबल है, मगर मैं बोल रही हूँ मच ऑफ द बुक वॉज रेड, तो मीन्स आपने बुक का बहुत पार्ट, बहुत सारा हिस्सा पढ़ लिया है। ठीक है, तो आप बुक के हिस्से की बात करें जिसे आप काउंट नहीं कर सकते। मच ऑफ द हाउस वॉज ब्रोकन, रिपीट हो गया, मच ऑफ द सिटी वॉज सीन, तो ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, कोई बात नहीं। ठीक है, अब आपको एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट एग्जाम में कई बार आती है, इसको अच्छे से समझ लेना और अच्छे से दिमाग में रख लेना। ठीक है, टू मच प्लस अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ आप टू मच लिखते हैं, द फ्रूट सेलर चार्ज मी टू मच मनी। ठीक है, जब आप बोलते हैं बहुत ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा, और टू मैंने आपको बताया है, टू हम नेगेटिव्स के लिए यूज़ करते हैं, तो जब आपका सेंस होता है नेगेटिव का तो आप उसके साथ टू लिख सकते हैं। टू मच बोल रहा है कि मीन्स आपसे जो फ्रूट सेलर ने बहुत ज़्यादा, जितने नहीं लेने चाहिए थे उससे भी ज़्यादा पैसे ले लिए। ठीक है, सो द टू मच प्लस अनकाउंटेबल नाउन आता है। ठीक है, अब हम टू मच प्लस एडजेक्टिव ऑफ नेगेटिव क्वालिटी, जो मैंने आपको बताया, टू मच जो है किसके पहले आएगा? एडजेक्टिव ऑफ नेगेटिव क्वालिटी के लिए। टू मच क्लेवरनेस इज फॉली। ठीक है, मैं बोलूँगी टू मच क्लेवरनेस इज फॉली, आप यहाँ पे नेगेटिव एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं, मगर जब आपके पास पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा तब आप मच टू लिखेंगे, उल्टा कर देंगे।
ध्यान रखना जब आप नेगेटिव की बात करेंगे तो आप टू को पहले रखेंगे क्योंकि टू नेगेटिव्स के लिए ज़्यादातर यूज़ होता है, मगर आप पॉजिटिव एडजेक्टिव की बात करें तो आप वहाँ पे मच टू लिखेंगे, और ये एग्जाम में कई बार आता है तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है। यू आर ड्राइविंग मच टू फास्ट, मतलब तुम बहुत अच्छा ड्राइव कर रहे हो, ओके। मच टू फास्ट, तो जब आप पॉजिटिव एडजेक्टिव की बात करेंगे, जब आप वहाँ पे पॉजिटिव एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं तो मच टू होगा, और आप नेगेटिव एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं तो टू मच होगा, ठीक है। ओवरऑल मच की डिफरेंस मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अब हमारे कुछ छोटा सा एक पार्ट रहेगा जो हम मंडे को पढ़ेंगे, जो है मैनी और सम का कुछ लाइन, और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन का, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम हु और हुम इनका डिफरेंस देखेंगे, उनका यूसेज देखेंगे, और इसमें जितने भी कन्फ्यूजन है दैट वगैरह वो पढ़ेंगे। वो एक रिलेटिव प्रोनाउन का एक टॉपिक मैंने अलग से ही रखा है जिसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो जितना मैंने आपको पढ़ाया है उसको थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिएगा ताकि हम रिलेटिव प्रोनाउन को थोड़ा फ्रेश स्टार्ट कर सकें, ठीक है। तो अभी जितना मैंने आपको पढ़ाया है उसको आप रीड कर लीजिएगा, अपने माइंड में रख लीजिएगा, और कोशिश करूँगी मैं कि कभी आपका टेस्ट लूँ तो पता चलेगा कि भाई स्टूडेंट्स पढ़ भी रहे हैं, कि आते तो हैं नहीं आप लोग लाइव में, तो आप वीडियो देख भी रहे हैं तो आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है या नहीं, आपको हेल्पफुल है या नहीं, तो वो आप मुझे बताएंगे, ठीक है। जितना मैंने आपको पढ़ाया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। इंडेफिनिट प्रोनाउन के जितने भी मैंने आपको अभी एनी मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, फ्यू, लिटिल, ठीक है, मच, ये जितने भी मैंने आपको पढ़ाए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। तो चलो हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में मंडे को, तब तक के लिए खुश रहिए, और वीडियो को, जो सर की वीडियो है इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। चलो मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, बाय, टेक केयर।